नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बात प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की। यूक्रेन की आज़ादी के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ऐसे समय में यूक्रेन पहुंचे जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो चली है। तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। जंग के बीच मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर है। ऐसे में पीएम मोदी शांति का संदेश लेकर यूक्रेन पहुंचे। 1.5 महीने पहले ही पीएम मोदी ने रूस का भी दौरा किया था। रूस में पुतिन से मुलाकात के दौरान भी मोदी ने विश्व शांति की अपील की थी। कहा कि युद्ध का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से ही संभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा करने वाले मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत की कूटनिरपेक्ष की नीति बिल्कुल साफ रही है, इसलिए दुनिया में भारत की बात सुनी जाती है। यही कारण भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनते हैं, मानते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का मकसद रूस और यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करवाना है। यूक्रेन में अगर भारत को सफलता मिलती है तो उसकी विश्व बंधु वाली छवि को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। शांति का सीधा मतलब दुनिया में भारत का कद बढ़ना होगा। उनका बहुत वार्म स्वागत हुआ पोलैंड में भी और अभी यूक्रेन में भी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल है that this is a time for peace, this is a time to use diplomacy, ये जो मैसेज है ये बहुत अच्छी तरह रेजोनेट करेगा, सिर्फ इसी विजिट में नहीं पर बाकी भी। क्योंकि ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, इसमें इंडिया की सपोर्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पीस और डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश का सवाल में भी हम यही तमाम सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोक पाएंगे मोदी? मोदी की अपील पर क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल जाएगा? पुतिन का पैगाम लेकर पहुंचे मोदी क्या जेलेंस्की को मना लेंगे? दुनिया में जंग का तमाशा देखने वालों को क्या करारा जवाब मिल पाएगा? क्या दोस्त पुतिन को सबसे बड़े संकट से उबारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब हो पाएंगे? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुरेश के गोयल हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एस.के. सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हमारे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। और ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद तेजावत जी, सबकी नजरें हैं, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि आखिर क्या हासिल होगा उनके इस यूक्रेन दौरे से। और न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे इलाके को, जो यूरोप का ये इलाका है। जब से रूस और यूक्रेन में आपस में लड़ाई हुई है, तब से भारत ने बहुत ही संयमित प्रतिक्रिया दी है। और न तो भारत ने कभी रूस के इस आक्रामक कार्रवाई की भर्त्सना की, वीएनओ या किसी भी मंच पे उसने इसकी भर्त्सना नहीं की है। जी। और न ही भारत ने कभी दोनों ही देशों के मध्य मध्यस्थता की कोई पेशकश की है। ऐसे में मोदी साहब का वहां जाना, जो राजनीतिक जो विश्लेषण करने वाले या जो खासकर जो विश्लेषक लोग हैं, वो ये अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इससे ठीक 1 महीने अगर पहले हम देखें तो जुलाई के शुरुआत में मोदी साहब रूस गए थे। तो हो सकता है कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, तो उन्होंने कोई संदेश दिया हो कि आप जाइए और इस युद्ध को शांत करवाइए। पर यह जो भारत की गुटनिरपेक्षता वाली नीति का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वह वैसा नहीं है जैसे कि कोरिया में 62 पैरेलल पे वो तमाम जो जनसंहार हो रहा था उसको रोकने में जो भारत ने भूमिका निभाई थी, वह वैसी न होकर अभी कुछ अलग है। क्योंकि अभी भारत के बहुत सारे हित रूस से जुड़े हुए हैं, खासकर सामरिक मामलों में भारत रूस पर निर्भर हैं और हम बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। जी। तो मुझे जहां तक अनुमान होता है, मुझे यह है कि यह पुतिन साहब का ही कोई संदेश होगा, जो वह जेलेंस्की तक पहुंचाने के लिए वहां गए हैं। पर इस बारे में कुछ भी साफ-साफ कहना अभी संभव नहीं है और न हम कभी कह पाएंगे, क्योंकि कारण इसका यह है कि यह बहुत सारी चीजें जो होती है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। पर जो अनुमान है मेरा,
ठीक वह है, यही लगता सुरेश जी का भी एक बयान मैं ले लूं। सुरेश के गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और उससे पहले ज़रा ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीरें जिस समय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुँचे, कीव में पहुँचे, और वहाँ पर किस तरह से स्वागत किया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। वो गले मिले, गले मिलने के बाद उन्होंने कंधे पे हाथ रखा। वॉर मेमोरियल वहाँ पर जो याद में बनाया गया है, जितने भी फौजी, जितने आर्मी के लोग शहीद हुए हैं यूक्रेन के हिसाब से, वहाँ वो गए, वहाँ पर कंधे पे हाथ उन्होंने रखा। और मुझे याद आ गई वो टिप्पणी जब पुतिन से गले मिले थे सुरेश जी, तब बड़ी तल्ख टिप्पणी आई थी ज़ेलेंस्की की तरफ से। आज शायद उसको भी उन्होंने एक तरह से कॉम्पनसेट कर दिया, ज़ेलेंस्की से भी वो गले मिले। जी, ये सवाल है आपका जी। अदर जी। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अटकलें लग रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, अब जब जा रहे हैं तो हो सकता है एक ये मीडिएशन का, मध्यस्थता का जो है रोल अदा करें, और यहाँ पर जो जंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको कम से कम सीज़ फायर ख़त्म करने की दिशा में उनकी जो विज़िट है ये कुछ काम में आएगी। लेकिन तो कहा अभी कि जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे और पुतिन से हाथ मिलाया था, पुतिन से गले मिले थे, जी। तो उस पर ज़ेलेंस्की काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा था उस टाइम पर, साफ-साफ ये कहा था, शब्द मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा था मतलब साफ था कि उनका पुतिन से इस समय मिलना जो है, वो वहाँ की शांति के लिए ज़्यादा कोई एक बल, और बल्कि उसको ख़त्म करता है साथ, क्योंकि ठीक नहीं था उनको। उसके अलावा अगर आपको याद हो, जो अमेरिका के एम्बेसडर दिल्ली में है, उन्होंने भी भारत की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी समय पर हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये भारत को ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें वो उसको चूज करना होगा। ये जी। साफ वार्निंग दी गई। तो अब जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं यूक्रेन, तो उनका एक मकसद जो मेरे को है वो साफ है। उनका कहना है, जैसे कि उन्होंने कहा भी है इससे पहले, कि हम सबके नज़दीक हैं, वी आर क्लोज टू एवरीवन। अब हम पहले हर एक से दूर रहा करते थे, अब हम सबके करीब हैं। तो उनका ये संदेश साफ है कि हम रशिया के भी नज़दीक हैं, हम आपके भी नज़दीक हैं। हमारे रिश्ते रशिया से भी अच्छे हैं और आपसे भी अच्छे रिश्ते रहे हैं पहले, और अब भी हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि नज़दीकियाँ दोनों से बनी रहे, और इन नज़दीकियों को बनाकर रखने के लिए वो कहेंगे नहीं, लेकिन मकसद साफ होगा। इन नज़दीकियों को बनाए रखने के लिए हम सबके लिए अच्छा ये है कि आप ये युद्ध खत्म करें। ये मीडिएशन नहीं होगा, एक मैसेजिंग होगी कि इस युद्ध से अब सभी जो है, सभी देश जो है वो परेशान हो गए हैं। उनकी जो ट्रेड खत्म हो रही है, सप्लाई चेन खत्म हो रही है, हमारी जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट आता था उस पर दिक्कत हो रही है। तो मैसेजिंग साफ है कि ये युद्ध खत्म होना सबके हित में है। भाई बाकी सब आप देखिए किस तरह का मेजर जनरल रिटायर्ड एस.के. सिंह साहब, ठीक है। ये जो बात ये हमारी नहीं है, यूरोप की प्रॉब्लम है, और उसको देखते हुए आपको ये हल करना होगा। जी जी। एस.के. सिंह जी, जाहिर है रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं, चाहे हम तेल लेते हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, इसके अलावा जो रक्षा सौदे होते हैं, जो डिफेंस डील्स होती हैं, उनको लेकर भी नज़र में रखते हैं। तो ऐसे में यूक्रेन और या पोलैंड भी, या यूरोपीय जो देश हैं, उनके साथ भी संबंध कितना फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है ऐसे मामलों में, जबकि जंग चल रही हो। रूस हमारा एक मित्र है, खुले तौर पर हम सब इस बात को मानते हैं, पुतिन साहब भी ये कह चुके हैं। तो ऐसे में ये एक लाइन रखना बड़ा खासा मुश्किल काम है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं सुरेश जी की भी उस बात से भी सहमत हूँ कि भाई देखिए, जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये वक्त जो है युद्ध का नहीं है, और मिश्रा जी ने भी बतलाया कि कुछ संदेश रशिया का लेकर गए हैं, पुतिन का लेकर गए हैं कि इस युद्ध को जो है समाप्त किया जाए। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि देखिए, क्या यूक्रेन अपनी मर्जी से इस युद्ध को समाप्त कर सकता है? क्योंकि उसकी जो चाबी है
इस युद्ध की जो चाबी है, कंटिन्यू करे या बंद करे या सीज फायर हो, ये है अमेरिका की। नेटो देश में बोलूंगा, बट नेटो में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अमेरिका की। जिस दिन अमेरिका चाहेगा कि ये युद्ध खत्म हो जाए, उस दिन हो जाएगा। जी तो क्या ये इशारा अमेरिका ने दिया है कि भाई मध्यस्थता करके ये भारत जो है मध्यस्थता कर? जहां तक देखिए भारत का सवाल है, भारत वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत हम लोग सभी देशों से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, जी पीसफुल रिलेशन चाहते हैं, और हम लोग कभी भी किसी वॉर या युद्ध के पक्ष में कभी भी नहीं रहे। रशिया से हमारे 71 से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, यूक्रेन से भी 1992 से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ वो श्वेत जी की बात पे ज्यादा गौर करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जब रशिया गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उससे अमेरिका को काफी नाराजगी हुई थी, नेटो देशों को भी हुई थी। यूक्रेन को तो खैर स्वाभाविक है होना, क्योंकि वे उनके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे। तो ये उस चीज की भरपाई भी इस दौरे पर जो है की गई है, जिससे कि अमेरिका को देखिए आज इस टाइम में अमेरिका को नाराज करके कोई भी देश चलना बहुत मुश्किल है। आपने हालात देख ही लिए किस तरीके से बांग्लादेश में जो भी किया, जो भी रोल रहा है उनका। जी तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए तो कहीं ना कहीं उसकी भी उन्होंने उनको भी थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश की है अमेरिका को। और तो बाकी क्या देखिए न्यूक्लियर क्या आपकी बातों से लग रहा है सप्लाई ब्रिगेडियर विनोद रतत्ता जी, जो कि एसके सिंह साहब कह रहे हैं, यानी ये बात मानना बिल्कुल बेमानी सी हो जाती है कि प्रधानमंत्री युद्ध रुकवा सकते हैं वहां पे, अगर ये सारी चीजें मद्देनजर रखें हम? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत अभी इस स्थिति में है कि इस युद्ध को रुकवा सके। जी देखिए, इसको अगर कोई ताकत रुकवा सकती है तो वो है केवल अमेरिका और अमेरिका। क्योंकि भारत हाँ इतना जरूर कर सकता है, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज को, क्योंकि हमारे दोनों से बड़े मधुर संबंध हैं और बड़े प्रगाढ़ और पुराने संबंध हैं, तो हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका को भारत की मध्यस्थता पसंद यूं नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि ये जो युद्ध है वो यूक्रेन के फेवर में मतलब कंक्लूड हो, वो रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ जो है वो बहुत हाई लेवल डिप्लोमेसी चाहिए यहाँ, क्योंकि देखिए रशिया इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतनी कैजुअलिटीज लेने के बाद, इतनी अपनी इमेज की बीटिंग लेने के बाद, वो नहीं चाहेगा कि साहब कोई भी चीज ऐसी हो जो यूक्रेन के फेवर में जाए। और उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो नीपर नदी है उसके ईस्ट वाला हिस्सा उसे मिले तो रशिया की जीत मानी जाएगी, वरना रशिया इस पे मानने को तैयार नहीं होगा। और भारत देखिए, भारत की एक अच्छी इमेज है, भारत की जो कूटनीति है, रणनीति है और राजनीति है, वो उसका वर्चस्व पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम मतलब इस युद्ध को रुकवा सके या इसमें कोई टेम्पररी पॉज भी ला सके। तो भारत को चाहिए कि हाँ, क्योंकि भारत एक्सप्लॉइट जरूर कर सकता है यूक्रेन की सिचुएशन को, यूक्रेन को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहां देखिए जितनी, क्योंकि मैं एक डेलीगेशन में वहां गया था जब कुछ टैंक वगैरह खरीदे गए थे, तो उसमें यह बताया गया था कि भाई असेंबली लाइंस जो खार्किव है, जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, उनको भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वो रिवाइव कर सकते हैं। वहाँ इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारा जो जयपुर फुट है, हम कोई इस तरह की मेडिकल इमदाद दे सकते हैं, जहाँ हम लोगों को कोई ह्यूमैनिटेरियन काम कर सकते हैं, जिसमें उस देश का जो ट्रस्ट है वो भारत की प्रति बढ़े, और तब जाके ज़ेलेंस्की या जो लीडरशिप है वो ये सोचे कि हाँ युद्ध विराम के बारे में हम सोच सकते हैं। तो मेरा ये अपने जातीय तासुरात। ठीक है। ए.के. मिश्रा जी, ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस समय ये युद्ध क्षेत्र है और दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था कि जो पहले लगभग $3.5 बिलियन का व्यापार होता था भारत के साथ यूक्रेन में, वो घटकर इस युद्ध के बाद 0.7 बिलियन पर आ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा यूक्रेन की भारत के लिहाज से क्या फ़ायदा पहुंचाने वाली है, या सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दबदबे के लिए प्रधानमंत्री ने ये दौरा यूक्रेन का किया है? देखिए, धन्यवाद, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए जी। प्रधानमंत्री जी एकदम सही कर रहे हैं और वही किया जो कि 5000 साल पुराना, अगर किसी के रगों में सनातनी खून बह रहा है और जो सनातन का
डीएनए है, यानी शांति। और कहा भी गया है कि किसी भी तरीके से शांति अगर प्रस्तावित हो सके तो उसको करना चाहिए। अदरवाइज नेता दो तरह के हैं इस दुनिया में, जो बात बात पे युद्ध कराते हैं। कोई एक नेता है वो केरोसिन पूरे देश में छिड़क करके देश में ही गृह युद्ध कराने की घोषणा कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे खास बात आइडियोलॉजिकल देखी जाए, इसके पहले तक लगभग भारत के डिप्लोमेट लंदन, यानी आजादी के पहले भी लंदन तक जाते थे और आजादी के बाद भी बूट लिकिंग, पता नहीं ऐसा क्या था कि बूट लिकिंग के लिए लंदन जाते थे। राहुल गांधी है, जब देखिए तब लंदन पहुंचे रहेंगे, लंदन के सिवा वो कभी गए? भारत अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, वैश्विक नीति, उसके पीछे कारण है। कौन कौन प्रधानमंत्री, किसी देश का नेता आज की डेट में यूक्रेन जाएगा? यूक्रेन के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, ना व्यापार करने के लिए, ना कोई फायदा होगा। जो जाएगा भी उसको यूक्रेन को देना ही पड़ेगा। लेकिन शांति के लिए जा रहे हैं। हम पोलैंड के साथ क्यों जा रहे हैं? इसके पहले कोई क्यों नहीं गया? पोलैंड कोई ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम या तो अमेरिका के पैरों के तलवे चाटते रहे या अंग्रेजों के, जो गुलामी 200 साल की है वो अभी तक गई नहीं। ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है। और रही बात, अगर युद्ध, जैसे लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं, इस डिप्लोमेसी से हासिल क्या है सर? मैं बता रहा हूं ना हासिल क्या होगा साहब। कुवैत जैसा एक अदना सा देश जब अमेरिका और अफगानिस्तान में शांति ला सकता है, तो भारत जैसी जो रीजनल पावर है, महाशक्ति के लिए ये शक मत करिए कि शांति नहीं हो सकती है। हो या ना हो वो बात दूसरी है, लेकिन विचार तो रखने चाहिए ना। प्रयास करने में क्या होता है और मिलेगा क्या? आप कतर की बात कर रहे हैं? हाँ, कतर ने ही जो मध्यस्थता की थी वहां पे, मतलब एकदम सारे आतंकवादियों, वो वहां सारे आतंकवादी ही बैठे थे। वो अफगानिस्तान में शांति ला सकते हैं, लेकिन भारत नहीं ला सकता है। मिलेगा क्या? मैं आपको बताता हूँ। अगर शांति हो जाए, लोग मेटेरियलिस्टिक ज्यादा है। कितने सारे माइक्रोचिप जो बनते हैं वो यूक्रेन में बनते हैं। बीच में आपने खबर सुनी थी कि माइक्रोचिप की कंपनियां ठप हो गई, तो यहाँ पे कारों की वेटिंग लाइन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वेटिंग लाइन इतनी बढ़ गई कि पूछिए ही मत। यूक्रेन को पूरे दुनिया का गेहूं का कटोरा कहा जाता है सप्लाई। ये खबर भी आई थी कि वहां से सप्लाई रुकी तो भारत ने पूरी दुनिया की मदद की। अच्छा, युद्ध के बाद वहां पुनर्निर्माण होगा। अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वहां के लोग चाहते हैं जयपुर फूट दिया जाए, उसके साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा। हमारे इंडस्ट्रीज को वहां बुलाने की बात हो रही है कि जो सप्लाई लाइन वहां पे है, पूरी फैक्ट्री है, उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। तो क्या नहीं मिलेगा मुझे ये बताइए? पूरी दुनिया में शांति। और अच्छा, दिक्कत भारत को नहीं है, दिक्कत यूरोप को है। लेकिन युद्ध में इतने आसक्त हैं अपने स्वार्थ में यूरोप और कुछ यहाँ के नेता जो यूरोप घूमते रहते हैं। उनके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, खाना नहीं बन रहा है। केवल इस युद्ध के कारण पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन ये युद्ध नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, अब वो फूक के चाट तो सकते नहीं है। युद्ध उन्होंने छेड़ा है, अमेरिका और यूरोप ने, तो कैसे बोले युद्ध रोको? और नहीं, युद्ध तो जनाब, युद्ध तो रूस ने शुरू किया था नाटो के सवाल पर। नहीं, सबसे पहले जो हमला किया था, देखिए, हमला नहीं सर, युद्ध की पृष्ठभूमि जब बनी थी तो वो अमेरिका ने बनाई। ये जेलेंस्की कौन है? ही इज ओनली द पपेट, जैसे बांग्लादेश में बैठा है, अमेरिका का पपेट है जेलेंस्की। अरविंद जी, आप सहमति रखते हैं मिश्रा जी की बातों से? बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता हूँ इस पूरी डिबेट से। इसकी वजह यह है कि हमारे संचार माध्यमों में या जो भी कम्युनिकेशन का जो मोड है, जो जनता तक जो बातचीत पहुंचती है, उसमें ये सामान्य अवधारणा ये है कि मूलतः यूक्रेन को, जो खासकर नेटो देश हैं, यूरो अमेरिकन खेमा है, उसके उकसाने से उसने युद्ध शुरू किया। और सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है, जब ये मानते हैं कि ये यूरो अमेरिकन मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि पृष्ठभूमि किसने बनाई? नाटो ने बनाई, यूरोप ने बनाई, अमेरिका ने बनाई। नाटो मतलब क्या? अमेरिका है ना, यूरोप मतलब अमेरिका। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अटैक के पहले पृष्ठभूमि किसने बनाई? बहुत कठिन कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि आम धारणा या आम अवधारणाओं का तोड़ना बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। इसलिए मैं ये वाकई में आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करूंगा कि मेरे व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मूलतः जब यह आम धारणा हमारे बीच में रहेगी जब तक कि यूरो अमेरिकन खेमे के कहने के कारण यूक्रेन ने रूस पर आक्रमण किया है। आप भारतीय संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी मूल बात पे वापस लौटूंगा। यहाँ की बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने रूस के इस आक्रामक रवैये की आलोचना की है और ये कहा है कि यहाँ पे जो यूक्रेन को अपने अस्तित्व की रक्षा करने की पूरी आज़ादी है,
और वे जो कम्युनिस्ट विचारक हैं वो अमेरिका और यूरोप का समर्थन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में वाकई एक जो खासकर आइडियोलॉजी के जो दुनिया में एक नया जो प्रगति है खासकर भारत के संदर्भ में। जी। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात में जो ये कि कह पहले रहा रूस का समर्थन करते आए हैं तमाम। बिल्कुल, बिल्कुल। हम रूस का समर्थन करते आए हैं और ये आम धारणा रही है कि रूस एक साम्यवादी देश था। जी। हालाँकि ये कितना सच है क्योंकि वो एक स्पॉन्सर्ड साम्यवाद था या वो पूंजीवाद के रूप में एक सरकारी पूंजीवाद था या क्या था वो एक अलग बात है। उस बहस में ना जाकर अगर हम इस केवल आज की बातचीत पर अगर हम केंद्रित रहें, जी। तो जब हम ये मान लेंगे कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और एक अलग देश है, भारत ने भी उसको माना है, 90 के बाद में वह देश है और वह अपनी जो साम्यता है वह यूरोप के साथ ज़्यादा देखता है बनिस्बत की रूस के साथ, तब ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह कहना कि भारत शांति दूत बनेगा वो है, एक आदर्श के तौर पर ये बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, ऐसा करना भी चाहिए और भारत की जो विदेश नीति और कूटनीति ऐसी रही है कि इसने हमेशा शांति का समर्थन किया है। जी। पर उसकी वजह से भारत को खोना बहुत पड़ा है। हमने चीन के हाथों खोया है, पाकिस्तान के हाथों खोया है और हम एक सेकुलर देश होने के बावजूद, धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के इस दावे को हम कभी भी यह नहीं कर पाए कि हम कश्मीरी जनता का आपसे बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो भारत को कुछ फायदा नहीं हुआ है जी। और अब मुझे नहीं लगता कि भारत अपने पुराने जो इतिहास से सीख लेकर कोई बड़ा रिस्क लेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वह दूध बनता फिरे ठीक है। और घरेलू मोर्चे पर उसके चारों तरफ पड़ोसी इसके खिलाफ हैं और वह बाहर ही वह अपनी नेतागिरी करे, ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कह रहा हूँ कि मैं उसी बात पर हूँ कि रूस जितना चाहता है भारत उतना ही करेगा और मूलतः वह दूत के रूप में ही गए हैं, हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। एसके सिंह जी, जो ये युद्ध चल रहा है और जिसको रोकने के प्रयास भी कई स्तर पर हुए हैं, कई मौक़ों पर हुए हैं, इससे जो भारत के जो रक्षा के जो इंटरेस्ट हैं, डिफेंस मामलों के जो इंटरेस्ट हैं भारत के, वो किस तरह से प्रभावित हुए हैं इस युद्ध की वजह से पिछले 2 साल में? देखिए, जहाँ तक इक्विपमेंट्स का सवाल है रक्षा को लेकर, हमारे पास शुरुआत जब युद्ध हुई थी से आज से 10 साल पहले आप कह लीजिए, निर्भरता हमारी रूस के ऊपर ज्यादा थी। तकरीबन 80% इक्विपमेंट हम लोग जो है रशिया से लेते थे। ऑफ कोर्स फ्रांस से भी आते थे इक्विपमेंट एंड फिर धीरे धीरे जब ये हमारी मित्रता अमेरिका से बढ़ती गई तो अमेरिका से भी अब हम लोग लेने लगे हैं और खास तौर पर अब रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि किसी एक देश के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि क्या फर्क पड़ा है, कितना अंतर आया है। जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो उसमें रशिया से जो हमारे इक्विपमेंट्स, बैलेंस भी इक्विपमेंट जो आने थे, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे S-400 ही आना था, एक ही बैटरी आई है और भी अभी तक सप्लाई हो जानी चाहिए, तो उसमें देरी हुई है। और बैलेंस और जो हमारे ऑलरेडी जिस पे समझौता हो चुका था इक्विपमेंट को आने के लिए, उस पर देरी हुई है। स्पेयर पार्ट्स जो कि हम यहाँ पर नहीं बनाया करते थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये चीजें बाद में हुई, अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी देरी रही है। इससे वजह से हमारी सर्विसिबिलिटी जो है इक्विपमेंट की वो थोड़ी डाउन रही है। तो इन चीजों के मामले में जो है काफी फर्क आया है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। और अब हमारी निर्भरता जो है अमेरिका और फ्रांस और अन्य सभी देशों के साथ हो रही है। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अब तो हम खुद ही प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैं बतलाऊंगा कि भारत जो है काफी आगे है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अमेरिका से हमने ली है, जो कि कभी भी किसी को नहीं देता है, तो ये कूटनीतिक मैं तो कहूँगा विजय है हमारी कि इस हम टेक्नोलॉजी को अपने में लाएं और अब हम खुद आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं। जी, सुरेश जी, भारत की नीति रही है और इस नीति को बनाने में भारत क्योंकि शुरुआत से ही आगे रहा है। प्रधानमंत्री उस समय के 1961 में एक आंदोलन चला, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि हम किसी पावर ब्लॉक के साथ नहीं रहेंगे और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश जुड़ते चले गए। लेकिन सन 70 के बाद इसमें भारत की तरफ से थोड़ी शिथिलता देखने को मिली। आज के दौर में ये कितना प्रासंगिक है भारत के लिए, कितना महत्वपूर्ण है गुट निरपेक्ष पर रहना, या
अब भारत उससे धीरे धीरे अलग होने की स्थिति में आ चुका है। देखिए, थोड़ा सा इसको समझाने में, क्योंकि मैं एक राजनीतिक रहा हूँ, कूटनीतिक रहा हूँ, जी और के ऊपर यूनाइटेड नेशन से भी काफी बोला है इसके ऊपर। जी थोड़ा वक्त देखिए, हम लोग जो है गुट निरपेक्षता को हमेशा से समझते रहे हैं कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये कि हम सबसे दूर हैं। जी हम ना तो आपके मामले में पड़ेंगे, ना उसके मामले में पड़ेंगे, हम अपने रास्ते चलेंगे। जी लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा है। आप ये देखिए कि 1950 में भारत ने कोरिया युद्ध के बीच में एक रोल निभाया यूएन के अंदर में, आर्मिस्टिस ट्रीटी के ऊपर, रिपैट्रिएशन बिजनेस ऑफ वॉर के ऊपर अपना रोल निभाया। जी जब तो चाइनीज वॉर हुई, उसमें अपना रोल निभाया। कोंगो में जब वहाँ पर इंटरनल वॉर, जब उनका युद्ध चल रहा था, हमने पीस कीपिंग मिशन में अपनी फौजें भेज दी हमने। ये गुट निरपेक्षता का मतलब तब भी यही था, अभी भी वही है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, हमारा जो भी निर्णय होगा, वो निर्णय हमारी अपनी जो इंटरेस्ट है, हमारा क्या, किसमें क्या हक बनता है, किसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए बनेगा। हमारी सुरक्षा किसमें, उसको देखते हुए बनेगा, बजाय इसके कि हम सोवियत यूनियन का पक्ष लेंगे या अमेरिका का पक्ष लेंगे। जी उसका पक्ष के बजाय हम अपना पक्ष लेंगे। अभी तो गुट निरपेक्षता, अगर आप कहें कि शिथिल पड़ गया है, नाम बदल गए हो, अप्रोच बदल गई हो। अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ, हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ अपना रोल अदा करेगा क्योंकि उसकी अपनी डेवलपमेंट इंपेरेटिव है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, लीडरशिप रोल चाहिए, करेंगे वो, ये इंगेज कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, वो क्या है? वो ये नहीं है कि बिल्कुल अलग थलग बन जाएंगे। हम सबसे मिलजुल करके अपने जो हम जिसमें हित है उसका काम करेंगे। अब उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो वो भी वही है कि हम अपनी जो ऑटोनॉमी है उसके मुताबिक काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम पहले सबसे दूर रहा करते थे, अब सबके नजदीक है। हम पहले भी नजदीक थे, अब भी नजदीक है। इतना जरूर है जो बड़ा फर्क आया है, और वो बहुत एक महत्वपूर्ण फर्क है कि हम पहले, हमारी जो पंचिंग पावर थी और हमारी जो आर्थिक शक्ति थी, वो उसमें कोई मैच नहीं था। अब हम जो अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी जो प्लेस है, उसको हम लीवरेज कर रहे हैं, मार्केट को लीवरेज कर रहे हैं। जी 91 में जब हमने अपने रिफॉर्म शुरू करा और हमने कहा कि हाँ, हम बाकी कंपनीज को यहाँ पर आने के लिए मौका देंगे, और क्या था वहाँ पर, कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं था। वो लोग यहाँ पर आए खाली भारत की मार्केट के लिए, हमने उसको लीवरेज किया। तो अब जो आर्थिक शक्ति है और हमारी एक डिप्लोमेसी है, उसमें एक सिनर्जी है, उसमें मेल आ गया है। और अब हम जो है जब पंच करते हैं, हम अपनी शक्ति के मुताबिक पंच भी करते हैं, हम अपनी शक्ति के मुताबिक चलते भी हैं, और कई बार दूसरों से मिल करके ठीक है, अपनी को दुगना भी करते हैं। विनोद जी, आप क्या मानते हैं उस समय, क्योंकि जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अगवा थे, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकार्नो थे, और मिस्र के थे जमाल अब्दुल नासिर और टीटो। जी, और टीटो थे वहाँ के। उस समय भारत इस स्थिति में नहीं था कि किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जाए, किसी की दुश्मनी मोल ले। इतना बड़ा बाजार नहीं था, उतने बड़े हमारे पास एवेन्यूज़ नहीं थे, लेकिन आज भारत उससे निकल आया। आज भारत के पास अपना बड़ा बाजार है, रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी तरक्की की है। अब एक कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनने की सिचुएशन में, पोजीशन में भारत पहुंच चुका है। तो अब उस नीति की शायद ज़रूरत नहीं है। देखिए, भारत की अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं, और अगर आप, जब इंडिपेंडेंस हमें हासिल हुई और भारत जब तकसीम हो रहा था, तो करीब 4 लाख के करीब हमारे पास फौज थी जी, और जो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट था करीब, और जो बढ़िया टैंक्स थे, वो नेहरू साहब ने पाकिस्तान को दे दिए, और ये कहा कि साहब हम बड़े देश हैं, हम इसको और अपनी जो आर्मी है इसको इम्प्रूव या मॉडर्नाइज कर देंगे। जब उस समय के तत्कालीन सीएनसी उनके पास गए, तो नेहरू जी का पहला सवाल था कि भाई, वाई मॉडर्नाइज आर्मी, हमें तो इसको भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो शांति पसंद देश हैं, हमें किसी पे झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है।
तो व्हाट इज आर्मी डूइंग? तो आर्मी से उस समय लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराया और भी इस तरह के काम कराए विच वाज टोटली अनसोल्जरली लाइन, और उसका खामियाजा हमने 1962 में देखा। तो हमारा जो नॉन अलाइंड जो रवैया था वो ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ठीक है, पंचशील हमने बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा उसका उल्लंघन किसने किया? चीन ने किया। 1965 में देखिए जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस से पाकिस्तान को हराया, इक्विपमेंट प्रोफाइल पे नहीं, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1971 में भी यही हुआ। कारगिल युद्ध का मैं हिस्सा रहा हूँ, वहां भी बीपी मलिक साहब का आपको स्टेटमेंट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। तो दैट मींस हमारी जो सेना है उसको हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहिए। और आपने देखा होगा क्वेड में जब भारत गया था 2017 में, जब इसका गठन हुआ था, तो चाइना का एक स्टेटमेंट था जिसमें यह कहा गया था कि इट इज अ बबल, इट विल बस्ट एनी टाइम। लेकिन आज जिस तरह से क्वेड एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और भारत ने भी उसका जो मिलिट्री कंपोनेंट है उसमें ज्वाइन कर लिया है, तो ये दर्शाता है कि भारत की सोच में थोड़ा सा शिफ्ट है। 180 डिग्रीज हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारी सोच थोड़ी सी इसमें बदली है कि सामरिक तौर पे भी हमें अपना जो प्रोजेक्शन है, पावर प्रोजेक्शन है, वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप सुपर पावर बनने का सपना भी नहीं देख सकते। और भारत को चाहिए, देखिए आप आज देखिए, हम एक रीजनल पावर तो हैं, अगर आप देखें करीब म्यांमार में 17% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, श्रीलंका 25% कर रहा है, ब्रह्मोस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी टीओटी पे कई हमारे कॉन्ट्रैक्ट या करार हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि अगली जो सदी है वो एशिया की है, और उसमें दो ही देश उसको इतिहास को लिखेंगे, चीन और इंडिया। और इन दोनों में, बिकॉज चाइना भी इंडिया को राइवल के तौर से देखता है, तो हमें थोड़ा सा जो मिलिट्री कंपोनेंट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो नॉन अलाइंड का जो सपना हमने सजोया है, इसको एक हाइब्रिड सपना हमें बनाना पड़ेगा। जी अरविंद जी, क्या आप देखते हैं जो बात